चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। आज क्या है आपका 55 डेज प्लान जो हमने डिसाइड किया हुआ है, इसके अंतर्गत हम पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। पहले 10 दिन आपके पॉलिटी रहेंगे, हम साथ साथ यहाँ पर पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम और सब्जेक्ट करेंगे जो भी आपके महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के नजर से। अब शुरू करते हैं, उससे पहले आपको यह जान लेना है करना क्या है। देखो, जो आपका सोर्स है अपने स्तर पर यदि किसी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसको पढ़िए, नहीं कर रहे हैं तो जो पीडीएफ यहां पर दी जाएगी इस पॉलिटी की, ये पर्याप्त रहेगी। इस पॉलिटी की पीडीएफ को आपको पढ़ना है और जाकर पीवाईक्यू लगा लेना है। सुबह 10 बजे आपको पीवाईक्यू का अभ्यास भी कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से, तो उसको कर लेना है तो आपका यह सब्जेक्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोर्सेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक जगह टिकना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना इधर उधर की ज्यादा बातें किए हुए, ज्यादा देर नहीं इधर उधर लगाएंगे, है ना, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो पहला आपका देखिए टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है संविधान सभा का विकास देखने वाले हैं। अब देखो यार, संविधान सभा का जो विकास हुआ इसको आपको पता होना चाहिए। यहां जो सदस्य बैठे, इन सदस्यों ने मिलकर के हमारा जो संविधान निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। और यह कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता यह होना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है, और वह सर्वोच्च कानून उस राष्ट्र की गवर्नमेंट को क्या करता है भैया, उस राष्ट्र की गवर्नमेंट को बोलता है कि आपका जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। नेचर आप गवर्नमेंट डिसाइड करता है और ऑब्जेक्टिव आप गवर्नमेंट डिसाइड करता है, यानी कि आपका उद्देश्य डिसाइड करता है किसी भी राष्ट्र का संविधान। तो ऐसे संविधान का निर्माण कर रही थी हमारी संविधान सभा। तो संविधान को जानेंगे, बाद में हम क्या करेंगे इसी वीडियो में लास्ट में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस देख लेंगे, यानी कि कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ये सारी चीजें देखने से पहले जो यह बुक बनाई गई आपकी संविधान की, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और संविधान सभा को समझेंगे कि जिस संविधान सभा ने इस पर मेहनत की उससे रूबरू होते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या चुनौतियां आई हैं और कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। तो समझ में आया। ये टॉपिक जो है आपका जो शुरू होने वाला है संविधान सभा का विकास, इसकी कहानी शुरू होती है आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट देखो, हम जब मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे वहां डिटेल से चर्चा करेंगे। यहां जो पॉलिटिकल वाले एंगल हैं, वहां से जो डायमेंशन निकल कर आएंगे, पॉलिटिकल वाले राजनीतिक जो एंगल निकल कर आएंगे, उनकी चर्चा यहां की जाएगी। ध्यान से समझना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना यहां पर कि भाई वो वाली चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, गांधी जी के सत्याग्रह की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, वो नहीं चर्चा होगी यहां पर, ठीक है। यहां हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप सभी को पता होगा कि साइमन कमीशन से चर्चित होंगे। पहली बार यदि राजनीतिक जो क्षमताओं पर, राजनीतिक योग्यताओं पर टिप्पणी की गई भारतीयों की, तो वहां साइमन कमीशन, जहां सभी भारतीय नहीं थे, सभी अश्वेत सदस्य शामिल कर लिए गए थे उस कमीशन के अंतर्गत, तो जिसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। अब साइमन गो बैक के बाद फिर यहां अंग्रेजों के द्वारा चैलेंज किया जाता है भारतीयों को कि भैया अगर तुम में हिम्मत है तो फिर बनाओ अपना संविधान, है ना, अपनी मांगे रखो। तो फिर नेहरू रिपोर्ट आती है। ये सारी कहानी आपको सुनते चलना है, एक फ्लो में कहानी अगर आप सुनोगे और अगर कनेक्ट करोगे वहां से, तो सारे जो फैक्ट यहां दिए हुए हैं जो प्रीलिम्स रिलेटेड हैं वो सारे याद हो जाएंगे। तो बोले अच्छा, यहां पर जब नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, फिर चैलेंज को स्वीकार किया गया भारतीयों के द्वारा और नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर आगे वहां पर भी असहमति होती है कुछ दलों के द्वारा। आगे चल करके नेहरू जी के द्वारा एमएन रॉय साहब से कहा जाता है। अब एमएन रॉय साहब कौन थे? एमएन रॉय साहब के बारे में इतना ब्रीफ में समझ लो कि यह भी आपके मार्क्सवादी थे, समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन तो अतिवादी समाजवादी थे जो मार्क्सवादी के ज्यादा करीब थे। अब एमएन रॉय से नेहरू जी के द्वारा कहा जाता है कि आप एक ऐसा मसौदा तैयार कीजिएगा, भाई साहब आप मसौदा ऐसा तैयार कीजिए ताकि हम जो, जब आजादी हमें मिले, हमें औपनिवेशिक आजादी मिले, तो हम जो संविधान सभा का निर्माण करें, या संविधान सभा जो आपकी बैठेगी हमारी, तो वह कैसे संविधान का निर्माण करेगी। ये सारी चर्चा एमएन रॉय के द्वारा सर्वप्रथम देखिए अपने मसौदे में तैयार की गई और इनका आगे मसौदा प्रकाशित भी होता है। उस मसौदे का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो आगे उस मसौदे में इन्होंने जो विचार रखा था, तो पहली बार संविधान सभा का विचार वर्ष 1934 में रखा गया, एमएन रॉय के द्वारा रखा गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, फिर कांग्रेस के द्वारा इसी बात को ऑफिशियली स्वीकार किया गया। कब? 1934 में ही संविधान सभा की मांग को कांग्रेस के द्वारा भी आधिकारिक रूप से, इसका मतलब पहले भी लगातार कांग्रेस बात करती रहती थी कि भाई हम संविधान सभा का भारतीयों को यहां पर परमिशन दो, भारतीयों को यहां पर संविधान सभा के निर्माण की इजाजत दो और हमें औपनिवेशिक आजादी दो। क्योंकि 1929 में आपको पता है जब लाहौर अधिवेशन होता है, यहां मांग उठती है कि अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वायत्तता चाहिए, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठती है यहां पर। तो कांग्रेस मांग तो कर ही रही थी, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से पूछा जाए ऑफिशियली यह मांग कब की गई, तो 1934 में ही जब एमएन रॉय के द्वारा यहां विचार रखा जाता है और विचार देने के बाद कांग्रेस भी इसको ऑफिशियली स्वीकार कर लेती है। ये हो गई भैया संविधान सभा को लेकर के
अभी विचारों के स्तर पर बात हो रही है। अब यहां अंग्रेज ध्यान नहीं देते थे, ध्यान से समझना। अभी तक अंग्रेज बिल्कुल लाइट मोड में लेते थे इस चीज को। कांग्रेस के द्वारा जो भी मांग संविधान सभा की बात की जाती थी, अशिक्षित बोलते थे भारतीयों को कि भाई तुम लोग अपने लिए कैसे संविधान का निर्माण कर पाओगे। लेकिन यहाँ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को समझते चलना है। ऐसी स्थिति पैदा होती है कि यह जो देरी कर रहे थे उसमें तेजी दिखाई देगी। क्या स्थिति होती है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हो जाता है 1939 के दौर में। और 1939 में जब विश्व युद्ध द्वितीय शुरू होता है, भारत एक उपनिवेश होता है, बड़ा उपनिवेश होता है, ताकतवर उपनिवेश होता है। तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा यहां पर ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि यार तुम्हारे पास इतना अच्छा उपनिवेश है, इसका समर्थन लो। अब समर्थन के लिए यहां लोक लुभावन कुछ नीति दो, जैसी मांग कर रहे हैं यहाँ के राजनेता, है ना। तो यहां इस संदर्भ में ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव आएगा। एक प्रस्ताव रखा जाएगा जिसे अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे आपके लिनलिथगो। तो यहां भारत के वायसराय बोल लीजिए, वायसराय जो हुआ करते थे लिनलिथगो हुआ करते थे। लिनलिथगो के द्वारा यहां पर अगस्त प्रस्ताव 1940 में रखा जाएगा, जहां पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। यहां प्रश्न बनेगा आपसे कि अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों के प्रस्ताव को, जो भारतीयों का प्रपोजल था, उसे स्वीकार कब किया था? फर्स्ट टाइम अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था 1940 में। जब आप वर्ल्ड वॉर सेकंड से कनेक्ट करके इसको पढ़ोगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है किस वर्ष स्वीकार किया गया, ठीक है। तो 1940 में इस बात को स्वीकार किया गया कि चलो भाई हम जो है संविधान सभा का गठन कर देंगे, ये बोला। और क्या बोले? और बोले कि जो मुख्यतः भारतीयों के द्वारा, यहां शब्द ध्यान से सुनना, एक एक शब्द का मतलब होता है। यहां बोला गया कि मुख्यतः भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का, मुख्यतः में यहां भारतीयों ने देखा कि यार मुख्यतः बोल रहे हो, हम चाहते हैं पूर्णतया भारतीय हो, तो इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा भारतीयों के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा भी अस्वीकार कर दिया जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा भी अस्वीकार कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग बोलती है कि भैया हमें पृथक जो है हमारा एक पाकिस्तान का निर्माण करो, तो उसकी मांगे भी नहीं स्वीकार होती हैं। अब इसको जब हिस्ट्री में उधर पढ़ते हैं तो वहां व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ गांधी जी शुरू कर देते हैं 40 में ही। तो चलो वो कहानी अलग है, इसीलिए बोला कि अपने इमोशंस को यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल में रखना, क्योंकि यहाँ पॉलिटी की चर्चा होगी। यहाँ हिस्ट्री वाली जब हम चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, वहां डिटेल से उसको चर्चा करेंगे। फिर भैया अगस्त प्रस्ताव जो अस्वीकार हो गया, और वहां पॉलिटिकल एंगल यह था कि भाई संविधान सभा में बोले कि मुख्यतः भारतीय होंगे, मुख्यतः हमें चाहिए ही नहीं। फिर आगे बात करते हैं 1942 की। वर्ष 1942, 3 साल हो जाता है, 40 के बाद में आपका 42 आता है। अब वहां ब्रिटेन में सरकार किसकी थी, यहां समझना। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी रहती है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रहती है, और कंजर्वेटिव में चर्चिल आपके वहां प्रधानमंत्री होते हैं। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चर्चिल के ऊपर दोबारा से मित्र राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाया, मित्र राष्ट्रों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि यार क्या कर रहे हो तुम, उपनिवेश से समर्थन नहीं मिल पा रहा है भारत से, कुछ करो। तो फिर चर्चिल दबाव में आकर के क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं। अब क्रिप्स मिशन में स्टेफर्ड जो क्रिप्स होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए इस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। अब भैया क्रिप्स मिशन में पहली बार स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया जाएगा कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा जो बनाई जाएगी वह पूरी की पूरी भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी, यानी कि यहाँ एक भी अंग्रेज शामिल नहीं होगा। बोले इस चीज को तो यहाँ स्वीकार कर लिया, जो पीछे जिस बात पर, जिस आधार पर हमने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। फिर बोले दिक्कत कहां पर आई? दिक्कत यहां पर आई कि बोले कि आपको जो ये संविधान सभा निर्माण की बात की जाएगी ना, ये आपका जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा, तब संविधान सभा का आप निर्माण कर सकते हो। इसी बात से भाई साहब बुरी तरीके से उठ गए कौन? गांधी जी। गांधी जी बोले यह यार एक दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ना, आप पढ़ते होंगे। तो क्रिप्स मिशन को क्यों बोला गया? दिवालिया होने वाले पोस्ट डेटेड चेक बैंक का। अब पोस्ट डेटेड मतलब जब हम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तब हम आपको परमिशन देंगे संविधान सभा के गठन की। बोले अभी क्यों नहीं दोगे भाई, है ना। और दिवालिया होने वाला बैंक मतलब कल को तुम अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड में हार गए तो तुम उपनिवेश को क्या आजादी दोगे, खुद की आजादी तो बचा नहीं पा रहे हो। तो इस तरीके से देखो क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग का वही ताना पीछे से कि भाई पृथक पाकिस्तान की मांग नहीं स्वीकार की गई, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन भी यहां से हो जाता है अस्वीकार, ठीक है। इसकी कहानी सुने। अब आता है भैया 1945 का दौर। 1945 में विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही खत्म होता है तो जो ब्रिटेन की स्थिति है, ब्रिटेन की राजनीति में कंजर्वेटिव पार्टी खत्म होती है, चुनाव हारती है, और वहां पर लेबर पार्टी आती है, और लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री बनते हैं आपके कौन? एटली। यहां पर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। और एटली ने जो अपनी जनता को, ब्रिटेन की जनता को एक वादा किया था, यह कि हम उपनिवेशों को आजाद कर देंगे। इस संदर्भ में एक तेजी से कदम उठाया जाता है और एक मिशन भेजा जाता है भारत में। ब्रिटेन की कैबिनेट से मिशन आता है, इसीलिए इसको जाना जाता है कैबिनेट मिशन के रूप में। यहां 3 आपके सदस्य रहते हैं, कौन कौन? एक तो पैंथिक लॉरेंस होते हैं, दूसरे आपके भैया एवी अलेक्जेंडर रहते हैं, और तीसरे आपके क्रिप्स महोदय वही रहते हैं जो पीछे क्रिप्स मिशन में आए हुए थे। और पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में यह मिशन आता है। चूंकि लॉरेंस उस समय भारत के राज्य सचिव भी हुआ करते थे, इसीलिए इनकी अध्यक्षता में
कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। अब कैबिनेट मिशन की कहानी इसलिए अच्छी है कि यहां पर जो संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी, जिस आधार पर संविधान निर्माण की बात की गई थी सभा की, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। कांग्रेस भी स्वीकार कर लेती है और मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर लेती है। मुस्लिम लीग स्वीकार करती है, जबकि कैबिनेट मिशन भारत में विभाजन को, यानी कि देश के विभाजन को अस्वीकृत कर देता है। फिर भी यहां पर मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। उसका एक रीजन दूसरा होता है कि भाई जो प्रतिनिधित्व था वो मुस्लिम लीग को औकात से बढ़ के मिल गया था, इसलिए यहां मुस्लिम लीग के द्वारा भी अस्वीकृति जाहिर नहीं की जाती है, कर लेती है स्वीकार इस चीज को भी। ठीक है, तो यहां से संविधान सभा का निर्माण होता है। यहां पूरी बैकग्राउंड में जो कहानी एक समझाई गई, रिलेट करके जो बताया गया नेशनल मूवमेंट से, वर्ल्ड वॉर सेकंड से, राजनीति में आपके आसपास की राजनीति में क्या हो रहा था उसी से प्रभावित होकर के सारे मिशन आ रहे थे भाई, सारी योजनाएं आ रही थी। तो क्यों आपको जब पढ़ते वक्त भी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आपको ये जो वर्ष होते हैं ना, ये वर्षों को याद नहीं करना पड़ेगा। अब भैया 46 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के गठन की अब आगे कहानी समझते हैं। संविधान सभा में जो सदस्य बैठेंगे वो सदस्य कितने रहेंगे। पहली चुनौती यह थी कि कितने सदस्य रहेंगे, दूसरी चुनौती थी कि कैसे यहां पर सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, मनोनयन होगा कि निर्वाचन होगा, ये सारी बातें है ना, ये सारी बातों को अभी समझ लेते हैं बहुत आसानी से। ध्यान से समझना। देखो संविधान सभा में जो सदस्य आते हैं, पहली बात तो कितने सदस्य रहेंगे, तो उसके लिए आधार बनाया गया यहां पर कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आना चाहिए। ठीक है, तो अब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आना चाहिए, तो 10 लाख के आधार पर यहां वर्तमान समय में उस समय 39 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। तो उस समय जब आपकी 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, तो सदस्यों की संख्या निकल कर आई पर 10 लाख के अकॉर्डिंग 389। इसलिए जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आपको दिखाई देती है 389 दिखाई देती है। और इन 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आएंगे, 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से आएंगे। यहां बहुत गौर से सुनना, एक एक शब्द का बहुत ही मतलब होता है, शानदार मतलब होता है, और वो अगर आपने गलत कर दिया, गलत भी पॉलिटी में क्वेश्चन ऐसे ही कराए जाते हैं। जैसे 296 जो सदस्य आएंगे ये निर्वाचित होकर के आएंगे, इलेक्टेड होंगे। ये 296 के 96 सदस्य पूरे के पूरे इलेक्टेड रहेंगे, और ये जो 93 मेंबर्स हैं जो देशी रियासत से आएंगे ये नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि वहां के राजा के द्वारा बोला जाएगा कि आप 93 सदस्य भेजिए संविधान सभा में। ठीक है, आपका भी प्रतिनिधित्व रहेगा। अब भैया 296 में से भी 292 आपके गवर्नर के प्रांत से आते हैं, और जो 4 आपके होते हैं वह मुख्य आयुक्त के प्रांतों से होते हैं। 296 वालों को डिवाइड करोगे, 292 आपके गवर्नर के प्रांत से आते हैं ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, 4 आपके मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आते हैं। ये चीफ कमिश्नर आज के समय में जो यूटी देखते हो आप, ऐसे ही समझ लो। और ये 4 यूटी कौन से थे, बेहद आसान है, एबीसीडी आप याद रखना है ना। एबीसीडी में ए का मतलब है आपका अजमेर, बी का मतलब है आपका बलूचिस्तान, सी का मतलब है कुर्ग, और डी का मतलब है आपका दिल्ली। ठीक है, एबीसीडी याद रखना, चारों प्रांत आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। अब 389 सदस्यों की कहानी समझ ली। 389 सदस्य यहाँ पर बैठेंगे, है ना, और वो 389 सदस्य कहां से आएंगे, ब्रिटिश भारत से आएंगे और देसी रियासत से आएंगे। कौन निर्वाचित होंगे, कौन मनोनीत होंगे, ये क्लियर हुआ। आधार क्या रखा गया था, देखो 10 लाख पर एक सीट, और जो आवंटन किया गया समुदायों में, वो समुदायों में आवंटन मुस्लिम, सिख और सामान्य। यहां जो गौर करने वाली बात है, तीसरी जो कैटेगरी बनाई गई वो सामान्य की बनाई गई, यानी कि जनरल कैटेगरी बनाई गई। यहां कभी कभी ऑप्शन में आपको हिंदू दे देता है, मुस्लिम, सिख, हिंदू आपको लगेगा हाँ ठीक बात है, तो याद रखना है हिंदू नहीं, यहां पर सामान्य, तीसरी कैटेगरी सामान्य की बनाई गई। और जो आधार तीसरा था, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यहां चयन किया जाएगा। तो जो सीटों का आवंटन किया गया, 389 जो सीटें आवंटित की गई, इसका आधार समझ लिया 10 लाख पर एक, तो जो 39 करोड़ जनसंख्या थी, इस आधार पर 389 सदस्य रहे। फिर भैया अब बात आती है जब चुनाव कराया गया, इतने सदस्यों के आधार पर चुनाव कराया गया और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। देखो अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित की गई, इसका क्या मतलब है, जो संविधान सभा में सदस्य बैठेंगे इन्हें सीधे जनता के द्वारा चुनना एक चुनौतीपूर्ण कदम रहेगा। तो प्रांतों में जो व्यवस्थापिका रहेगी, है ना, प्रांतों की जो विधायिका रहेगी, वहां पर जो सदस्य चुनकर आएंगे, उन सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि जो संविधान सभा में सदस्य भेजेंगे, वो सदस्य जनता के जो प्रतिनिधि रहेंगे, वो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य भेजेंगे चुनकर। तो यहां निर्वाचन जो हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने भागीदारी की, सीधे जनता ने चुनकर नहीं भेजा। कैसे, जनता ने पहले अपना प्रतिनिधि भेजा प्रांतों में, और उन प्रांतों के जनता के प्रतिनिधियों ने अपना सदस्य भेजा कहां पर, संविधान सभा में। तो हर एक प्रांत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था संविधान सभा में बैठा हुआ सदस्य, और जनता की मांगों को लेकर बैठा हुआ था। ठीक है, समझ में आया। तो यहां अप्रत्यक्ष रूप से देखो चुना गया और निर्वाचित सदस्य थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थे, इस बात को याद रखना है। फिर भाई जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के द्वारा बड़ी संख्या में 208
कांग्रेस के द्वारा कितने 208 और मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीटें निकाली जाती हैं। 15 छोटे और स्वतंत्र समूह निकल कर आते हैं। यही एक चीज और याद रखना है, जब निर्वाचित सदस्यों में से यह 15 जैसे छोटे और स्वतंत्र समूह हैं और 15 ही आपकी महिलाएं रहती हैं, यानी कि यहाँ जो महिलाएं निर्वाचित होती हैं 15, संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत कम है जो उनकी संख्या थी उस समय उसके हिसाब से, लेकिन याद रखने वाली चीज है कि केवल 15 ही महिलाएं थी जो निर्वाचित होकर संविधान सभा में आपकी आती हैं। अब 73 सीटें जो मुस्लिम लीग की रहती हैं, देखो यहाँ पर मुस्लिम लीग को यहाँ पर बुरी तरीके से झटका लगता है, ऐसी ऐसी जगहों से हार जाती है जहां पर उसको उम्मीद नहीं होती है ना, क्योंकि वो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ रही थी। तो यहाँ मुस्लिम लीग को बुरी तरीके से झटका लगेगा और जब संविधान सभा की बैठक की बात की जाएगी, बोले अब सदस्य तय हो चुके हैं भाई प्रांतीय विधायिका में, अब यहाँ पर आ जाओ बैठक कर लेते हैं। तो बैठक जब होती है, पहली बैठक की चर्चा होती है 9 दिसंबर 1946 को। उससे पहले मुस्लिम लीग यहाँ पर बुरी तरीके से फिर विरोध करने लगेगी, कैबिनेट मिशन का भी विरोध करेगी और इस चुनाव का भी विरोध करने लगेगी और बोलेगी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पृथक रूप से पाकिस्तान चाहिए। और इसी के चलते 16 तारीख को आपका 16 अगस्त को क्या करती है 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। डायरेक्ट एक्शन डे के तहत यह बोलेगी कि सीधी कार्रवाई होगी, अब इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं होंगी, सीधी कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक दंगे होंगे बड़े स्तर पर और सांप्रदायिक दंगों के साथ में मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया जाएगा इस संविधान सभा की बैठक का भी, कि कोई बैठक नहीं होगी। फिर इन सांप्रदायिक परिस्थितियों में भी 9 दिसंबर 1946 की डेट है जहां पर पहली संविधान सभा की बैठक होती है। और इस संविधान सभा की बैठक में याद रखना कुछ चीजें, सुनते चलो आसानी से। संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही होती तो मुस्लिम लीग आप देख ही रहे हो कि कितनी बुरी तरीके से विरोध कर रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ देशी रियासतें भी बड़ी बुरी तरीके से कंफ्यूज हैं कि भाई हम किधर जाएं, है ना, हम किधर शामिल हों। एक ओर तो पाकिस्तान की मांग की बात हो रही है, दूसरी ओर भारत में संविधान सभा की बात हो रही है। यहाँ पर सीटें जो दी गई हैं 93, उसके आधार पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो पहली जो बैठक रहती है उस पहली बैठक में ना तो मुस्लिम लीग आपको दिखाई देगा, ना आपको देशी रियासतें दिखाई देंगी, इसीलिए जो सदस्यों की संख्या रहेगी वो 207 रहेगी। और इन 207 में से आप ऐसे लिखना 207, 7 और 2 को जोड़ देना, ये है 9 महिलाएं, ठीक है। 7 और 2 को जब जोड़ोगे तो 9 आएगा और यही 9 महिलाएं थी जो आपकी संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद थी। क्लियर। अब पहली बैठक थी, चूंकि वहां पर अभी अध्यक्ष बनाया नहीं गया था तो फर्स्ट डे था, पहले दिन ही जो वरिष्ठ सबसे ज्यादा सदस्य रहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, तो सर्वाधिक वरिष्ठ जो रहते हैं उस समय सभा के, उन्हें आपका अध्यक्ष बना दिया जाता है और फ्रैंक एंथोनी को आपका उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इतनी बात पहली बैठक की थी। और दूसरी बैठक कब होती है 9 दिसंबर को पहली बैठक रहती है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक रहती है। यहां तय किया जाता है कि एक हम स्थायी अध्यक्ष चुनेंगे, क्योंकि वह अस्थायी रूप से चुने गए थे, सर्वाधिक जो वरिष्ठ थे अस्थायी रूप से बनाए गए थे। वहीं अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे ताकि इनकी अध्यक्षता में आगे संविधान सभा जो है आगे सदस्य बैठें और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके भाई। तो इसीलिए पहले जो अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने जाते हैं राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और उपाध्यक्ष आपके एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी बनाए जाते हैं। ठीक। अब आते हैं तीसरी बैठक पर। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, बोले क्यों? क्योंकि तीसरी बैठक में यह तय होता है कि जो ये संविधान सभा बनने वाली है, बैठने वाली है, इस संविधान सभा का मकसद क्या रहेगा, है ना, क्या मकसद है संविधान का जब निर्माण हो रहा है। एकदम आप वहीं पर जाकर सोचना, जैसे संविधान सभा की बैठक हो रही है, तीसरी बैठक हुई, अब यहां तय होगा कि जो संविधान सभा का मकसद रहने वाला है उसके लिए नेहरू जी खड़े होंगे और उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आएंगे, है ना। एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लेकर आते हैं और यह बोलते हैं कि देखो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, इस तरीके से यह उद्देश्य प्रस्ताव शुरू होता है जो आगे चल करके प्रस्तावना के लिए एक मार्गदर्शक बना है। प्रस्तावना के लिए अगर आपसे पूछा जाए मार्गदर्शक के रूप में किसने काम किया, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने काम किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव में जब लिखा है संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, और यहाँ समाजवादी शब्द और आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये दोनों शब्दों को नहीं चुना गया। उस समय बड़ा संवेदनशील समय था, है ना। समाजवाद को लेकर के भी बड़ी कंफ्यूजन थे कि समाजवाद या पूंजीवाद किस तरीके की व्यवस्था भारत में रखनी है ना, भारत की जो व्यवस्था है किस तरीके की रखनी है, यह कंफ्यूजन बने हुए थे। इसीलिए शब्द भी बड़े ही देख देख कर समझ बूझ कर गढ़े गए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं, ये बाद में आपके 42वें संविधान संशोधन के बाद ये शब्द जोड़े जाते हैं, प्रस्तावना में इसको आगे पढ़ेंगे। तो अब यह उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक में, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है, पहली 9 को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को, है ना, 2-2 दिन के गैप पे, तो वहां पर यह पेश किया जाता है। अब ये पेश तो कर दिया जाता है, लेकिन
वहां कई सदस्यों का यह मत होता है कि यहां पर देखो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो रही है, तो जब मुस्लिम लीग शामिल होगी तब इसको हम पारित कराएंगे। इस कारण से आगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। आप देखिए 13 दिसंबर 1946 को यह पेश किया जा रहा है और जो पारित किया जा रहा है वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया जा रहा है। कारण क्या है ये समझा दिया। फिर आगे बढ़े तो 26 नवंबर 1949 को आप सभी को पता है संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगते हैं संविधान के निर्माण के लिए और आंशिक रूप से इसको लागू किया जाता है। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में आज के समय मनाते हैं। लेकिन आंशिक रूप से क्यों लागू किया जाता है ये समझ लो। आंशिक रूप से इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि 1929 का हमने लाहौर अधिवेशन देखा। लाहौर अधिवेशन में पहले ही कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और बोले उसी को श्रद्धांजलि देते हुए एक सांकेतिक रूप से हम जो संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे वो हम 26 जनवरी को लागू करेंगे। तो इस कारण से मात्र 16 कितने अनुच्छेद 16 अनुच्छेद, सारी चीजें याद रखना और अगर याद है तो अच्छी बात है। और ये चर्चा मिलती है हमें आर्टिकल 394 में, ध्यान रखना, देखो याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से। अब 394 में ये चर्चा की गई है कि हम 16 जो अनुच्छेद हैं वो 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू कर देंगे। 394 को ऐड कर लो तो ऐसे भी याद हो जाएगा, 3 9 3 12 और 4 16। तो ये 16 अनुच्छेद ही हैं जहां जैसे नागरिकता संबंधी है, निर्वाचन इलेक्शन संबंधी है, ये कुछ अनुच्छेद जो दिए हुए हैं जो 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे। और संविधान सभा यहां पर 11 अधिवेशन कर चुकी थी, ध्यान से सुनना, 26 नवंबर तक संविधान सभा 11 अधिवेशन कर चुकी थी। फिर जो अंतिम अधिवेशन होता है आपका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अधिवेशन किस लिए होता है, सबके अंततः साइन होते हैं, ठीक है, एक हस्ताक्षर वाली प्रक्रिया अंत में आपका 24 जनवरी को होती है। तो 24 जनवरी को जब सभी के साइन होते हैं तो पहला साइन पूछा जाता है किसने किया, तो पहला साइन हमारे प्रधानमंत्री जो बने भारत के पहले, कौन, जवाहरलाल नेहरू ने। अंतिम साइन किसने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 24 जनवरी को आपका 12वां अधिवेशन होता है। तो कभी कभी कुल अधिवेशन पूछा जाए तो कैसे 11 हुए, 26 नवंबर तक जब तक संविधान कंप्लीट हो चुका था तब तक 11 अधिवेशन हो चुके थे। लेकिन हस्ताक्षर प्रक्रिया के लिए एक 12वां अधिवेशन, यहाँ सारे सदस्य फिर से बैठते हैं और सभी के हस्ताक्षर होते हैं उस दस्तावेज पर और फिर 26 जनवरी को आपका पूरी तरीके से संविधान लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी प्रक्रिया, संविधान बनकर हो चुका है तैयार। अब कुछ बहुत बेसिक से फैक्ट हैं, जैसे कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन याद, कितना खर्चा हुआ, 64 लाख का खर्चा हुआ, हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। और बीएन राव, यहां देखो बीएन राव का जो नाम है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये बीएन राव साहब ने क्या किया था, जो ड्राफ्ट आप देखते हो ना, पूरा का पूरा ड्राफ्ट प्रारूप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किसने तैयार किया था, बीएन राव साहब ने तैयार किया था। अब बोलोगे ड्राफ्टिंग कमेटी तो बी आर अम्बेडकर साहब की देखरेख में बनी थी, तो बीएन राव की सलाह पर ही बी आर अम्बेडकर साहब को क्या किया गया था, प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग एक कमेटी बनाई गई जो देखेगी इस ड्राफ्ट को पर पूरी देखरेख करेगी, वाद विवाद संवाद होगा कि भाई कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं, तो उन कमियों को दूर करते हुए कुछ संशोधन करेगी और एक पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट दोबारा से वही बना करके पूरा तैयार कर देगी संविधान के रूप में। तो ये था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम। लेकिन वो जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो संवैधानिक सलाहकार रहे थे आपके बीएन राव, तो इन बीएन राव के द्वारा ही पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और यहां जानिए बीएन राव का अंबेडकर का जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक मामला है। होता क्या है, अंबेडकर साहब कहां से आए थे संविधान सभा में सदस्य के रूप में, तो बंगाल के क्षेत्र से आए थे। अब बंगाल का क्षेत्र होता क्या है, बंगाल का क्षेत्र जब स्वतंत्र विभाजन होता है तो विभाजन में बंगाल वाला क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। अब पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जो आधार था अंबेडकर साहब का संविधान सभा में रहने का, उस आधार से तो बाहर हो जा रहे थे। तो यहां बीएन राव साहब बोलते हैं कि इन्हें किसी भी तरीके से यहां अंदर रखना है संविधान सभा में, है ना, बहुत ही काम के आदमी है। तो इन्हें फिर बॉम्बे से, ये अंबेडकर साहब बॉम्बे से आते हैं, फिर बंबई से दोबारा चुनकर आते हैं और संविधान सभा में शामिल होते हैं, फिर प्रारूप समिति के आगे आपके अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। क्लियर बात है, ये पूरी कहानी इसलिए समझाई गई ताकि ये फैक्ट आपको याद रहे। फिर आगे ये 3 प्रश्न हैं आपके, देखो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा में, तो 22 जुलाई 1947 को, चारों के क्रम एकदम याद कर लेना। 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेजोल्यूशन है। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 सॉरी 1947 हाँ ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया जाता है। इसके बाद जो 24 जनवरी 1950 है, 24 जनवरी 1950 वही तिथि है जब अंतिम 12वां अधिवेशन हो रहा होता है संविधान सभा का। इसी दिन बैठकर सारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति पहले
पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद चुन लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा संविधान सभा का इतिहास खत्म होता है। और आप लोग बताना कि जो इतिहास संविधान सभा से संबंधित जो भी जानकारियां थी, जो फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे फैक्ट जो है एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में घुस चुके हैं कि नहीं। दोबारा वीडियो देखना और दोबारा पढ़ लेना जो पीडीएफ है। ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन पढ़ लेना, ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन पढ़ लेना। कई रिवीजन मारोगे और वीडियो देख लेना। जो चीजें नहीं समझ में आ रही, कारण भी समझाया गया है कि कोई घटनाक्रम कोई तथ्य है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। और जो चीजें याद कराने के लिए कुछ निमोनिक वगैरह भी बताए गए हैं बीच बीच में, वो भी निमोनिक आपको याद रहेंगे आगे, और अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरा है भाई कमिटीज। होता क्या है, जब संविधान सभा पर चर्चा हो रही होती है, बहुत से बिंदुओं पर चर्चा होती है, तो जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन पर चर्चा करने के लिए कमिटीज बनाई जाती है। अब उन कमिटीज के हेड होते हैं और सदस्य होते हैं। तो वो कमिटीज के जो अध्यक्ष होते हैं, उन पर लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। और मैच दी फॉलोइंग में आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, एक तरफ समितियां दी होंगी, एक तरफ उसके अध्यक्ष दिए होते हैं, हेड दिए होते हैं, वहां आपको मैच करना होता है। तो चलो एक एक कुछ कमिटीज हैं महत्वपूर्ण जो आपकी, उनके अध्यक्ष जो पूछे जाते हैं, यहाँ याद कर लेंगे साथ के साथ, ठीक है। याद आपको कैसे रखना है वो भी यहाँ समझाया जाएगा। देखो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी संघ और राज्यों के लिए समिति। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। यहां समझ में आया, संघ यानी कि सेंट्रल की बात की जा रही है और स्टेट की बात की जा रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री से सर्वोच्च पद तो था नहीं उस समय कोई, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू को ही सेंटर और स्टेट संबंधी जितनी आपकी समिति थी वो सारी दे दी गई, उनकी अध्यक्षता में ही सारी समितियों का गठन होगा, ठीक है। ये याद कर लिया हमने, सेंट्रल और स्टेट वाली किसके? नेहरू जी की अध्यक्षता में। दूसरा आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी है आपकी प्रांतीय, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। देखो ये भी बहुत आसान तरीका है। अब सेंट्रल स्टेट की हमने दे दी, लेकिन कुछ प्रांत ऐसे थे, कैसे याद रखना है, कुछ प्रांत ऐसे थे जो जहां पर अल्पसंख्यक और जनजाति समूह, ठीक है, जहां पर अल्पसंख्यक और जनजाति समूह लगातार डरे हुए थे अपने मूल अधिकारों को लेकर के, कि हमारे मूल अधिकारों का हनन ना हो जाए बहुसंख्यकों के द्वारा। तो ऐसे याद रखो, कुछ प्रांत ऐसे थे जहां अल्पसंख्यक और जनजाति डरे हुए थे मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के। तो भैया प्रांतों से संबंधित प्रांतीय संविधान समिति, और अल्पसंख्यक समिति, जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, साथ ही मूल अधिकार की समिति। तो ये सारा काम किसको दिया गया? राष्ट्र के एकीकरण का काम किसने बढ़िया से किया? तो बताओगे सरदार पटेल साहब ने। इसीलिए ये सारी समितियां जो हैं ये किसके अध्यक्षता में गठित की जाएंगी? पटेल साहब की। दोनों समितियां याद, सेंट्रल स्टेट वाली नेहरू जी मारना है तुरंत, और प्रांतों में किस चीज से लेकर भयभीत? अल्पसंख्यक था, अल्पसंख्यक अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के, जनजाति भी अपने अधिकारों को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के। तो ये चारों देखो आपको समिति याद हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज, जैसे झंडा समिति। देखो राष्ट्रीय ध्वज समिति, संचालन प्रक्रिया। अब देखो एक बात बताओ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बोले संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब राजेंद्र प्रसाद जी जब अध्यक्ष बनाए गए थे, तो जो संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया होगी, रूल्स वगैरह होंगे, वो किसके द्वारा तय किए जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा। और पूरा जो प्रक्रिया रहेगी संविधान सभा की, वो संचालित किसके द्वारा होगी? बोले राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो संचालन समिति और प्रक्रिया समिति किसके द्वारा? भैया किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद साहब की। और जब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष के रूप में बैठेंगे तो झंडा किसके पास लगा होगा? है ना, झंडा भी इन्हीं के पास में लगा होगा। तो झंडा समिति भी किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की। याद करने के लिए बता रहा हूं, तीनों आपको समितियां याद रहेंगी। इसकी अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद साहब ने। अगली समिति है कार्य संचालन समिति, बहुत पूछी जाती है। तो कार्य आपको ध्यान रखना है और के एम मुंशी याद रखना है। कैसे? कार्य जो आपको दिए जाते थे आपके मुंशी जी के द्वारा दिए जाते थे, है ना, जो आपके मुंशी जी होते थे अध्यापक जी, तो मुंशी जी आपको क्या करते थे? कार्य देते थे। तो कार्य संचालन है मुंशी, और संचालन अगर आ जाए तो संचालन याद रखना है आपको, प्रक्रिया का संचालन पूरे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया जाता था। तो कार्य आपको उठाना है कीवर्ड, और मुंशी जी से कनेक्ट करना है, कार्य संचालन समिति मुंशी, के एम मुंशी। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर के दो उप समितियां भी बनाई गई। वैसे तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर के जो कमिटी बनी थी, ठीक है, जो समिति बनी थी, वो आपकी सरदार पटेल, हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन उप समिति भी बनी इसको लेकर के, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे थे, इन मुद्दों में कोई कमी ना रह जाए, अच्छे से चर्चा हो सके, इसलिए उप समितियां भी दो आपको दिखाई देंगी। तो मौलिक अधिकार की जो उप समिति है वो कृपलानी है, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर कृपा करने की जरूरत थी, है ना, कृपा बनी रहनी चाहिए, गवर्नमेंट की कृपा बनी रहनी चाहिए, तो कृपलानी हो गया। और अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे आपको प्रावधान करने हैं कि वो मुखर होकर के अपनी बात को रख सके, तो मुखर से आपने याद किया मुखर्जी को, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मामले की उपसमिति के होंगे आपके एच सी मुखर्जी, और मौलिक अधिकारों से संबंधित
केंद्र सरकार को कृपा बनाकर रखनी है तो कृपलानी, तो ये उप समितियों के ही अध्यक्ष आपको कंफ्यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की तिथि आपको याद रखनी है 29 अगस्त 1947। जो यहाँ डेट आपको दी गई है वही डेट महत्वपूर्ण है, बहुत सारी डेट आपको यहाँ पर दी भी नहीं जा रही है, एग्जाम में पूछी गई है आपके। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, और ड्राफ्टिंग कमेटी वही है जो BN राव साहब के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, या जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनको संविधान में कितना भाग शामिल किया जाए, किस तरीके से शामिल किया जाए, ये सारा काम, ये ड्राफ्ट बनाने काम ही यह ड्राफ्टिंग कमेटी करती है। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी की हेड कौन होते हैं? हेड पर हम पीछे ही चर्चा कर चुके हैं, BR अम्बेडकर साहब होते हैं। एक आपके हेड प्लस 6 सदस्य, या टोटल अगर पूछे तो 7 सदस्य होते हैं। इन्हीं 7 सदस्यों में से BR अम्बेडकर साहब को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बचे हुए 6 सदस्यों में देखो, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी जिनका नाम है आपका कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, N गोपाला स्वामी अयंगर, और BL मित्रा और DP खेतान नहीं रहते हैं, ये हट जाते हैं। इसकी जगह माधवराव और कृष्णामचारी बाद में, है ना, जब खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है तो फिर TT कृष्णामचारी आते हैं। अब ये 6 के 6 नाम बहुत आसान है याद रखने, आपके ऑप्शंस में आएगा, आप टिक कर दोगे। कैसे? हर जगह पर देखो भगवान कृष्णा का नाम या उनका पर्यायवाची दिखाई देगा, कृष्णाम स्वामी, ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यहां पर भी देखो कन्हैया दिख रहा है। तीसरा नाम केवल एक ही नाम ऐसा है, मोहम्मद शादुल्ला, ये आपके मुस्लिम लीग से आते हैं, और कृष्णा भगवान नहीं तो यहाँ अल्लाह तो दिखाई दे रहा है, तो शादुल्ला यहां पर दिखाई दिया, ठीक है। तो देखो कन्हैया लाल हो गया, मणिकलाल, कृष्णा स्वामी हो गया, मोहम्मद शादुल्ला, और गोपाल स्वामी, देखो गोपाल दिखाई दिया कि नहीं, कृष्ण का पर्यायवाची, तो गोपाल स्वामी अय्यर, और माधव राव, माधव किसका पर्यायवाची? कृष्ण का, और अगला है लास्ट आपका कृष्णामचारी। सभी में भगवान कृष्ण का पर्यायवाची या नाम दिखाई देगा। ऐसे आप अपना आंसर सही टिक कर दोगे। टोटल 7 सदस्य थे, जहां पर एक आपका अध्यक्ष थे, कौन? BR अम्बेडकर साहब। ये हो गई पूरी चर्चा कमिटीज पर, सारी याद भी हो गई होंगी एक साथ साथ आपको। किसके अध्यक्ष, अब आपको अगर पूछा जाएगा नेहरू जी थे, किसके अध्यक्ष पटेल जी थे, कहां पर मुंशी जी अध्यक्ष थे, सब याद होगा। एक बार दोबारा और वीडियो देख लेना, दोबारा में एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा, उंगलियों पर हो जाएगा ये पॉलिटी वाला जो चीजें आपको कराई जाएंगी। अब आते हैं संविधान सभा को एट ए ग्लांस, मतलब पहली नजर में देख लेते हैं। जैसे पहली नजर में आप देखते हो, उसी पहली नजर में संविधान को देखना है। तो पहली नजर में जब संविधान को देखोगे तो मौलिक रूप से जो आपके पास एक संविधान की पुस्तक तैयार हुई, मूल प्रतिलिपि तैयार हुई, उसमें आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी। इसी वीडियो में अनुसूचियां भी देखेंगे हम। तो 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। यहां इन ब्रीफ देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि जो सभी भाग हैं उन सभी भागों में क्या दिया हुआ है। वहां मैच द फॉलोइंग में आता है, 3 भी आपको आ रहे होंगे, 2 भी आ रहे होंगे, तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से अपना आंसर सही टिक करना है। ज्यादा वहां पर PhD तो करनी नहीं, रिसर्च तो करनी नहीं है, तो अपने को क्या करना है, तरीका किसी तरीके से यहाँ पर याद कर लेना है। शुरुआती जो 4 हैं देखो बहुत आसान होते हैं, सभी को याद रहते हैं। सर्वप्रथम जो चर्चा की गई है संघ और राज्य क्षेत्रों की, है ना, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक इसकी चर्चा है। फिर दूसरा जो भाग है ये नागरिकता को लेकर के है, जब हमने एक संघ बना दिया और हम इसको ग्रुपिंग बनाकर याद करेंगे। जैसे पहले हम 1 से 4 तक की ग्रुप बना लेंगे, भाग 1 से भाग 4 तक की। तो भाग 1 में आपका पहले एक संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। भाई एक पहले सीमा तो होनी चाहिए, किस सीमा तक ये भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं, तो वो पार्ट 1 में देखो डिसाइड किया गया है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। फिर भैया जो यहाँ पर लोग रहेंगे उन्हें नागरिकता दो, नागरिकता दो भाग 2, ठीक। तो नागरिकता जो है भाग 2 में आपका आता है 5 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, और भाग 3 के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 12 से 45। भाग 4 में आपका DPSP, देखो नागरिक हो गए, किसे नागरिकता दी, वो भारत के नागरिक हो गए, अब उन्हें कुछ मौलिक अधिकार भी दो, है ना, उनके कुछ अधिकार भी तो होने चाहिए, बोले बिल्कुल होने चाहिए। तो यहाँ मौलिक अधिकारों की बात की गई। फिर यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व कुछ, यानी कि ऐसे उनके अधिकार रहेंगे, कर्तव्य या एक तरीके से ऐसे अधिकार रहेंगे नागरिकों के लिए जो आगे चल करके धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाएगा। अभी वो परिस्थितियां नहीं थी ऐसे अधिकारों को लेकर के कि उन्हें मौलिक अधिकार बनाया जाए, तो उन्हें DPSP के अंतर्गत डाल दिया गया। तो ये 4 भाग 1 से भाग 4 में आपका अनुच्छेद 51 तक का पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन आगे चल करके भाग 4 का जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जहां नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। केवल राज्यों का ही अधिकार नहीं होगा नागरिकों को मौलिक अधिकार देना, कुछ हमारे नागरिकों के भी तो मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है, ये सारे। और आपका क्या है, जो आपका पशु वगैरह है ना, उनके क्रूरता के विरुद्ध आपको खड़े होना चाहिए। तो ये सारे आपके मौलिक कर्तव्य बताए गए। आप राष्ट्र का सम्मान करोगे, ठीक है, राष्ट्र के गौरव का सम्मान करोगे, तो ऐसे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो भाग 1 से भाग 4 तक की कहानी यहाँ क्लियर हुई। पहले संघ बनाओ, फिर नागरिकता दो, फिर उन्हें मौलिक अधिकार दो, फिर DPSP नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करो। अब बात करते हैं आगे भाग 5 से। भाग 5 से आपको ग्रुपिंग करनी है 5, 6, 7,
8, 9, यहां गौर से सुनना। तो भाग 5 में आपका क्या है, सेंटर है। ठीक, अब कहीं भी केंद्र होता है, केंद्र से नीचे क्या आता है भैया, राज्य आता है, तो स्टेट आ गया। फिर भैया केंद्र से नीचे राज्य आता है, लेकिन भाग 7 के बारे में आपको ये याद रखना है, 7 को 7वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। तो 7 अभी है ही नहीं हमारे संविधान में। पार्ट 7 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। संविधान संशोधन कौन सा था, 7वां था, 7वां भाग था, 7वां संविधान संशोधन था। बहुत आसान है, तो इसको हटा दो अब। लेकिन अभी हमें याद रखना है, सेंटर सबसे ऊपर आता है, फिर उसके नीचे स्टेट आता है, फिर आपके यूटी आ जाते हैं, यूटी कैसे छोड़ दोगे, और फिर आपके आ जाते हैं लोकल जो गवर्निंग बॉडी हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय जो सरकारें हैं, जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं, ये आपकी भाग 9 में आ जाती हैं। ठीक, तो ये 4 की ग्रुपिंग हमने बना ली। कौन कौन सी, सरकारों के आधार पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूटी, फिर आपकी स्थायी सरकार। तो 5, 6, 8, 9, 7 रहेगा नहीं, बस इतना याद रखना है आपको। तो 5 में आपका देखो संघ सरकार से संबंधित सारी बातें होंगी, और भाग 6 में आपकी राज्य सरकार से संबंधित। यहां पर देखो 52 से आपका 151 तक के आर्टिकल्स आ जाएंगे, और आपका जो स्टेट वाले हैं 152 से शुरू होंगे। तो याद रखने का भी बढ़िया तरीका है 52, और एक आगे बढ़े तो 152। ठीक, तो केंद्र वाले आपके 52 से सारे आर्टिकल्स आते हैं, और राज्यों वाले आर्टिकल 152 से शुरू होते हैं। तो केंद्र, फिर राज्य, तो भाग 5 और भाग 6, फिर 7 हटा दो। भाग 8 में आपका फिर यूटी, भाग 8 में क्या है आपके, यूटी से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, और भाग 9 में आपके स्थानीय, और 9 के अंतर्गत भी आपको 9 दिखेगा, 9 का ए दिखेगा, और 9 का बी दिखेगा। ये संविधान संशोधन के माध्यम से आगे जोड़े जाएंगे। तो भाग 9 में जो पंचायतों संबंधी प्रावधान है, वो 73वें संविधान संशोधन से जोड़े जाते हैं, और भाग 9 ए में आपके जो नगर पालिका संबंधी प्रावधान है, वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ठीक, और भाग देखो 5, 6 हमने देख लिया, 7 देख लिया, 8 देख लिया, और 9 देख लिया। 9 में ए और 9 बी में आपका कोऑपरेटिव कमिटीज है। कोऑपरेटिव कमिटीज आपकी 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी जाती हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक आप बताइए, एकदम याद हो गए कि नहीं भाग, सारे के सारे पार्ट्स याद। अब आगे बढ़ते हैं, अगली ग्रुपिंग करते हैं हम 10, 11 और 12, 13, ये 4 के ग्रुप बनाते हैं। अभी तो हम 4 ही 4 के ग्रुप तो बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि 7 है नहीं तो वहां भी 4 ही थे। 1 से 4 बनाया, फिर 5 से 9 बनाया, फिर 10 से 13 बनाएंगे। अब 10 से 13 में देखो भाग 10 में आपका क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, आर्टिकल 244 और 244 के का। और इसी से संबंधित अभी देखो आपको अनुसूची 5 की चर्चा की जाएगी। अनुसूची 5 और अनुसूची 10, अनुसूची 5 में भी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, इन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। जब आप शेड्यूल 5 पढ़ोगे, और शेड्यूल 5 से ही कनेक्ट करना आप भाग 10 को यहाँ पर। ठीक है, तो भाग 10 में भी आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, आर्टिकल 244 और 244 का है। फिर भाग 11 पर आते हैं। भाग 11 में सेंटर और स्टेट के रिलेशन की, 11 और 12 को एक साथ याद रखना। कैसे, 11 और 12 दोनों के दोनों देखो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन की बात करेंगे, केंद्र और राज्यों के संबंध की। एक और जहां केंद्र और राज्यों के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी और आपके प्रशासनिक, यानी कि लेजिस्लेचर, उनके विधायन संबंधी क्या संबंध रहेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, और उनके प्रशासन संबंधी क्या संबंध रहेंगे, ये भाग 11 में चर्चा है। बच जाते हैं वित्तीय संबंध, तो भाग 12 में चर्चा है आपकी वो वित्तीय संबंध की है। तो 11 और 12 दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ना होता है। जब भी केंद्र राज्य संबंधों पर लिखने को आता है, तो वहां इंट्रोडक्शन में भी आपको ये चीजें लिखनी होती हैं, याद होनी चाहिए। तभी कुछ मिनिमम जो फैक्ट आपको दिखाई देने चाहिए, ये सारे फैक्ट आप शामिल किया करो। भूमिका जब बनाओगे केंद्र राज्य संबंध में, तो भाग 11, 12 तो आपको याद ही रखना चाहिए ना, कि भाग 11 आपका केंद्र राज्य में विधायी और प्रशासनिक संबंध की बात करता है, भाग 12 जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में वित्तीय संबंध की बात करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 13 पर। तो 10, 11, 12 और 13 आपका ट्रेड से संबंधित है। ये आपको एक बार लर्न करना है, 10, 11, 12, 13, ये 4 आपको भाग जो है ये याद करने हैं। 13 आपका देखो व्यापार से संबंधित है, कि भारत के राज्य क्षेत्र में किस तरीके से व्यापार और वाणिज्य होगा। आगे बढ़ेंगे तो 14, अब भाग जो 14 है ना, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज से संबंधित है, यूपीएससी से संबंधित है। देखो भाग 14, और भाग 14 में ही भाग 14 का है इसके आगे। तो 14 का जो का है ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है। आजकल यूपीएससी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, तो मामले सारे ट्रिब्यूनल भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो भाग 14 और भाग 14 का को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। इसको कोई तरीका बनाकर नहीं याद करना है, सीधा भाग 14 तो एकदम लर्न होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। उसी सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वही भाग नहीं जानते हो किस भाग में इसकी चर्चा की गई है, तो लानत वाली बात है कि नहीं है। फिर बात करेंगे, अब हम 15 से बना लेंगे एक मस्त, अभी सारे भाग देखो यहीं से तैयार, बस सुनना गौर से। 15, 16, 17, 18, 19 फालतू और 20 संविधान संशोधन वाला। चलो इसको अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक, अब देखो
भाग 15 में क्या है? भाग 15 में आपका चुनाव से संबंधित मामला है, इलेक्शन से संबंधित। अब एक बार चुनाव होता है, 5 सालों में होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ होता है भाई। एक बार भारत में चुनाव होता है, 5 सालों से होता है, तो हमने लिखा एक बार चुनाव होता है, 5 सालों से होता है। क्या लिख गया? 15। तो ये क्या है? भाग 15 किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है। अब इसको याद करने का बढ़िया तरीका देखो, अब यहीं से कहानी बनाएंगे। अब हम 15 में क्या है? चुनाव है। तो 15 में ये समझिए 18 से कनेक्ट करना है सारी कहानी को। 18 में क्या है? देखो लड़की जो है जब 18 साल की हो जाती है तो शादी को लेकर के उसके लिए एक आपातकाल स्थिति आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती है? कहानी का क्रक्स यही है कि 18 साल की जो एज होती है, शादी की एज होती है, यहां पर लड़की के ऊपर आपातकाल की आपत्ति जैसी स्थिति आ जाती है। तो इसी से जोड़कर पीछे चलेंगे हम 15 से। तो 15 से क्या करते हैं? घर वाले चुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन से या चुनाव से संबंधित भाग है 15। और 16 में क्या है? कुछ वर्गों से विशेष प्रावधान को रखते हुए कुछ विशेष वर्गों से क्या करते हैं भैया? लड़के देखना शुरू करते हैं। तो 16 में हो गया आपका कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अब 17 में क्या है? 17 में उनकी भाषा बदल जाती है भाई। ठीक, घर वालों की भाषा क्या है? 17 में आपकी बदल जाती है लोगों के प्रति। हम यहाँ पार्ट याद कर रहे हैं, अनुच्छेद अभी हम आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद पर बढ़िया से चर्चा करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल से पढ़ेंगे। अब घर वालों की क्या है? 16 के अंतर्गत हमने कहा कि घर वालों की देखो 17 तक आते आते क्या होता है? भाषा बदल जाती है लड़की के प्रति, है ना, ताने मिलने लगते हैं। और 18 में देखो आपत्ति की स्थिति आ जाती है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है। अब बताओ 15 में चुनना मतलब निर्वाचन। 16 में क्या होता है भैया? विशेष उपबंध या विशेष वर्गों से लड़के देखे जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 17 तक आते आते भाषा तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। 18 में भैया आपत्ति आ जाती है, आपातकाल से स्थिति आ जाती है। 19 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसलेनियस की बात की गई है। 20 पर आते हैं। तो जो 20 है, बोला गया भैया ये भी यहां से कनेक्ट कर लो। 18 में जब आपत्ति की स्थिति आ गई तो बोले यार संशोधन करो, तो सरकार ने आपत्ति की स्थिति देखी और 18 से बढ़ाकर के एज क्या करने जा रही है? 21 साल करने जा रही है। ठीक है, तो 21 साल करने जा रही मतलब संशोधन। तो 20 आपको क्या है? 20 आपको याद रखना है संशोधन, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 की जो बात करते हो। चलो सारे भाग देखो, कुल कितने भाग हैं? 22। 19, 21 और 22 तो ये फालतू के भाग हैं। ठीक है, कभी पूछे भी नहीं जाते हैं, चाहे उठाकर आप देख लेना एग्जाम में। पूछे यही जाते हैं जो यहाँ चर्चा की गई। 1 से लेकर 4 तक याद, 5 से लेकर 9 तक याद, 10, 11, 12, 13 याद कर लो। और फिर आपका कहां से 14 को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। 15 से आगे याद कर लो, 15, 16, 17, 18, 20 इतने याद करने हैं। सारे भाग अभी आपसे अगर पूछा जाए एक एक पार्ट आप बता दोगे। ठीक, तो इसीलिए कोशिश की गई कि यहाँ साथ के साथ आप याद कर लो। अब लास्ट टॉपिक बचता है आज का अनुसूचियां, शेड्यूल्ड। अब शेड्यूल्ड को क्यों शामिल किया गया? यहाँ पर देखो अनुसूचियों को शामिल करने का उद्देश्य इतना था कि हमारा संविधान जो है, इसका आकार वैसे भी भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बोले इसका आकार और ना बढ़ जाए, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। अब कॉमन चीजें जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रपति के लिए है, एग्जाम्पल लेते हैं, जो संविधान सदस्यों के लिए है वही संविधान के अन्य सदस्यों के लिए भी, हर सदस्य के लिए होगी, वही प्रधानमंत्री जी के लिए होगी, या कुछ और ऐसी जो परिस्थितियां हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी के लिए कॉमन हो सकती हैं। तो क्यों ना हम शेड्यूल में एक जगह पर उन्हें लिख दें। या ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनको बार बार एलिबरेट करना पड़े, अब बार बार एलिबरेट करने से संविधान का आकार बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उसको एक अनुसूची बनाएं और अनुसूची बनाकर तो वहां लिख दिया जाए। तो इसलिए ये शेड्यूल्ड आपकी शुरुआत में संविधान के शामिल कर दी गई। तो उसी अनुसार जो अनुसूचियां बनाई गई थी वो 8 अनुसूचियां बनाई गई थी जो मूल रूप से बनाई गई थी। ये बढ़कर आज के समय हो चुकी हैं 12। ठीक है, अभी एक एक करके सभी याद कर लेंगे यहीं पर। तो अभी वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। पहली अनुसूची क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो जब 1 से हमने 4 तक आर्टिकल पढ़ा, भाग 1 में हमने देखा कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों की बात है। जैसे किसी राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो वो सारे के सारे जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं ये लिखे कहां पर हुए हैं? ये सारे के सारे संघ राज्य क्षेत्र अनुसूची 1 में लिखे हुए हैं। बार बार यहाँ पर आर्टिकल्स में नहीं उनकी चर्चा की जाएगी, वहां केवल संघ राज्य क्षेत्र लिख दिया जाएगा और आपको उठकर जाना है, संविधान की किताब खोलनी है, अनुसूची में देखना है कि भैया कहां संघ और राज्य क्षेत्र ये हैं कौन कौन से। ठीक, तो यही है इसका मतलब अनुसूची का। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है आपकी वेतन पेंशन भत्तों से है, कुल मिलाकर पैसा से है। तो आपको याद रखने का तरीका है कि 2 नंबर का क्या होता है? आप सभी को पता होगा 2 नंबर का होता है पैसा। तो 2 नंबर का जब पैसा होता है तो अनुसूची 2 भी किससे संबंधित होगी? पैसे से, वेतन भत्ते पेंशन से। ठीक, याद हमेशा के लिए।
अब 3 नंबर क्या है भैया, 3 नंबर है शपथ। अब बोले 2 नंबर का पैसा नहीं कमाओ, इसके लिए आपको क्या है, शपथ लेनी पड़ेगी। तो तीसरा आपका हो जाएगा शपथ से। और शपथ संबंधी एक प्रश्न आपसे बनता है कि किसकी किसकी शपथ का प्रावधान इस तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो याद करने का बढ़िया तरीका यह है कि हेड ऑफ स्टेट, जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गया, और स्टेट में आपका जो आपका समझिए स्टेट में मुख्य कौन होता है, राज्यों का मुख्य, तो राज्यों में मुख्य होता है आपका राज्यपाल। तो एक तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ नहीं होगी, ठीक। तो इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 60 है और गवर्नर के लिए आर्टिकल 159 है, ये दोनों तो याद रहते हैं। लेकिन यहां ध्यान ये रखना है, प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी अलग से शपथ का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद है 69, ठीक। 60, 69, 159 तीन आपके अनुच्छेद हैं जो आपके प्रतिनिधि, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, एक तरीके से सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए तीन लोगों की शपथ का जो उल्लेख है आर्टिकल के लिए, स्पेशली आर्टिकल उनके लिए मेंशन कर दिया गया संविधान में। बाकी जितने भी सदस्य हैं आपको उनको शपथ जो दिलाई जाएगी। तो यह जो तीसरी आपकी अनुसूची है, जो शपथ यहाँ प्रावधान शपथ लिख दी गई है, यही शपथ लेते हैं वो, ठीक। क्लियर। आगे बढ़े चौथी में। तो चौथी जो अनुसूची है वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के है। तो यहाँ राज्यसभा में किस राज्य की या यूटी की कितनी सीटें रहेंगी, इसका प्रावधान किया गया है। अब 5 और 6वीं पर आते हैं। देखो 5वीं और 6वीं, 5वीं यहां हमने पढ़ा कि अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं कुछ, अब कुछ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ऑटोनॉमी की आवश्यकता होती है, ठीक। अब विशेष ऑटोनॉमी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुसूची जो 5 है यहां पर विशेष उपबंध किए गए हैं। लेकिन अनुसूची 6 क्या है फिर, अनुसूची 6 में यह बोला गया है कुछ ऐसे अनुसूचित जातियों के अंतर्गत या अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत भी कुछ ऐसे और क्षेत्र हैं जिन्हें और ज्यादा ऑटोनॉमी की जरूरत है। तो और ज्यादा ऑटोनॉमी वाले क्षेत्र हैं, इसको याद रखो आप एटीएम से, ठीक है। याद रखोगे एटीएम से, बस एम जो है 2 बार लिखना है आपको। क्या करना है, एटीएम लिखना है और एम 2 बार लिखना है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब इसको भी याद करने का कैसे तरीका है, कंफ्यूज करेगा मणिपुर से। तो भारत का आपको बनाना है ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाला मैप। अब नॉर्थ ईस्ट वाले मैप में देखो ये असम है आपका, असम के पास ही आपका मेघालय है, और यही नीचे जो नीचे किनारे एकदम दिखाई देते हैं दो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, कौन कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां मणिपुर देगा, कंफ्यूज करेगा, बिल्कुल नहीं मारना है। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, एटीएमएम, ठीक है। तो एटीएमएम यही 4 हैं आपके, जो आपके क्या है, इन्हें विशेष मतलब और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची पर आते हैं भाई। 7वीं अनुसूची में आपकी सूचियां हैं, वो भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची जहां पर केंद्र सरकार के विषय तय किए गए हैं, केंद्र सरकार के विषय तय किए गए हैं, ठीक है, और राज्य सरकार के विषय तय किए गए हैं। यह बताया गया है कि भाई जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, यह कैसे तय होगा, यह देखो 7 से याद रखना। बोला गया कि हम साथ साथ हैं, तो राज्यों ने कहा कि भाई हम नहीं मान रहे तुम साथ साथ हो। बोले कैसे, देखो हम साथ साथ हैं से आपने याद किया कि 7वीं अनुसूची है, ठीक। अब 7वीं अनुसूची में बोले हम देखो यार कुछ तुम्हें संघ विषय देंगे, संघ से संबंधित, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होगा कानून बनाने का, और जो राज्य सूची से संबंधित विषय होंगे, यहां भैया तुम्हारी जो विधानमंडल होगी, राज्यों की स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी, तुम कानून बनाओ। और फिर तीसरी कौन सी, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी होगी जहां पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यदि टकराव हो गया तो टकराव में केंद्र सरकार के कानून ही माने जाएंगे, ठीक। तो ये बात हो गई अनुसूचियों में जो विषय निर्धारित किए गए। अब संघ सूची में देखो 97 विषय निर्धारित किए गए थे, अभी के समय 100 हो चुके हैं। वैसे राज्य सूची में 66 थे, जो अभी के समय 61 हो गए हैं। समवर्ती में 52 हो चुके हैं, 47 थे। अब ये जो 5 बड़े हैं ये बहुत आसान है याद रखना, कैसे, 42वां संविधान संशोधन होता है जहां पर 5 विषय आपके समवर्ती सूची में शामिल हो जाते हैं। याद कर लेना, वन है आपका, वन्य जीव है, नाप तौल है आपका, न्याय प्रशासन है आपका, और आपको अब 5वां विषय आपको बताना है कि कौन सा है। 4 मैंने बता दिए, कौन से, वन, वन्य जीव, नाप तौल से संबंधित, और आपका कौन सा बताया, और आपका न्याय प्रशासन, ठीक। 4 आपको विषय मैंने बताए हैं, 5वां बताना है कौन सा समवर्ती सूची में शामिल हुआ है। एक तो ये बताना है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। गूगल करो, कैसे भी करो, अपने सोर्स से पढ़ो, याद है तो लिख दो कमेंट में। फिर एक चीज और पूछी जाती है, जैसे जो सेंट्रल विषय हैं, जो संघ सूची के विषय हैं, इसमें से जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आते रहते हैं वो समझ लो। यहाँ पर जैसे जनगणना आपका पूछता रहता है, जो सेंसस है, ये सेंसस आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है कि सेंसस जो है, जनगणना आपका किसका विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का। फिर आपका रेलवे आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, रेलवे आपका आता रहता है।
ये कुछ ऐसे बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो रिपीट होने वाले जो भी रहेंगे वो आपको क्या करना है, वो आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। और जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जैसे संघ सूची के हैं, जहां पर राज्य की सरकार, सॉरी, जहां पर राज्य की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, तो वो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, ये आपके रिपीट होते रहते हैं बहुत। और आपकी जो समवर्ती सूची के कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है, सेंट्रल जो लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची के भी कुछ विषय हैं, जैसे आर्थिक नियोजन हो गया। ठीक, ये आर्थिक नियोजन आपसे एग्जाम में खूब पूछता है, और ये कुछ महत्वपूर्ण वाले हैं जो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, पीवाईक्यू से देखना है और पीवाईक्यू से निकाल करके उन्हें लिख लेना है। जैसे रेलवे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा, और अगर रेलवे पुलिस आपसे बोल देगा तो रेलवे पुलिस आपका स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, जनगणना जैसे आपका कहां पर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। जनांकिकी व परिवार नियोजन अगर आ जाता है, जनांकिकी व परिवार नियोजन कहां पर आएगा, तो समवर्ती सूची में आएगा। इन्हीं शब्दों से कंफ्यूज करता है, ये जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं कि कहां पर कौन सा शब्द आना चाहिए, और उसका अर्थ निकालो पहले। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत आसान होते हैं। कभी आपने देखा है कि रेलवे में जो है उत्तर प्रदेश रेलवे नहीं होता ना, भारत रेलवे ही होता है ना। कभी आपने जनगणना में देखा है, नहीं होता है। तो ऐसे ही जहां भी देखो भारत सरकार की बात होगी, जहां भारत का ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया भारत सरकार को ही, तो वो सारे के सारे विषय किससे संबंधित होंगे, संघ सूची से होंगे। तो यही 7वीं जो अनुसूची है प्रावधान किया गया था, ऐसी लिस्ट बनाई गई थी। 100 लिस्ट हैं आपकी वर्तमान समय में, जिस पर केंद्र सरकार का ही एक अधिकार होता है कानून बनाने का। अब 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित थी। तो मूल अधिकार, मूल जो संविधान था, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी। 8वीं थी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस में देखो 14 भाषाएं आपकी निर्धारित की गई थी। यहां ध्यान से समझ लेना, यह भी एक कहानी की तरह एकदम सुन लो, यहां पर सारी याद हो जाएंगी, बिल्कुल यहां रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका एक सेकंड, देखो जो आपकी 8वीं अनुसूची रहती है, यहाँ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी तय की जाती हैं कि 14 जो है आपकी आधिकारिक भाषा रहेंगी। अब इन 14 आधिकारिक भाषाओं में से आगे बात होती है, 21वां संविधान संशोधन आता है। 21वां संविधान संशोधन जब आएगा तो वहां पर एक सिंधी भाषा को नई आधिकारिक भाषा बनाई जाएगी। तो वर्तमान समय में चूंकि कितनी है, वर्तमान समय में 22 हैं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। इनका इतिहास समझ लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन रहता है जहां पर सिंधी आपकी नई ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाती है। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन आता है जहां पर आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं आपकी नई और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में जिन्हें मान्यता दी जाती है। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन आता है जहां पर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 लैंग्वेजेस और होती हैं। तो टोटल क्या हो गया भाई, 14 के बाद एक 15 सिंधी, 16, 17, 18, 3 जुड़ी और 71वें से, और 92 से कौन जुड़ी, 4 और, तो हो गई आपकी 22। कुल कितनी हो गई भैया, कुल हो गई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और मूल संविधान में पूछा जाए कितनी थी, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब याद कैसे रखना है, याद तो बहुत आसान है। देखो 21 71 को जोड़ दो, 21 71 को जोड़कर आता है 92। तो ये संविधान संशोधन है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऐड हुई थी इनसे संबंधित है। अब 21वें के द्वारा जुड़ी 1, 71वें के द्वारा जुड़ी 3, और टोटल जुड़ी 92 के द्वारा 4। तो 1 और 3 को जोड़ दो तब 4 आ जाएगा, 21 71 को जोड़ दो 92 आ जाएगा। देख लो भाई, अब याद करने की आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। तो 1 और 3 को जोड़ो 4, यही टोटल हो गई 8। तो वर्तमान समय में हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज 22, और 21वां संविधान संशोधन और 71वां, और 21वां 71वां जोड़ दो तो 92वां। तो आपसे क्या है, अब गलत नहीं करा पाएगा। यहाँ आपका 21वें से सिंधी जुड़ी, और यहाँ नमक कोड बना लेना है ना, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और यहाँ बीडीएमएस बना लेना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बस सारी याद की नहीं, जितने यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे तैयार हो गए कि नहीं तैयार हो गए यहाँ पर। अब बताओ, भारत का जो संविधान सभा का विकास था वो हमने समझ लिया। इसके बाद संविधान को एट ए ग्लांस एक नजर में भर के देख लिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ समझा शेड्यूल, जो आपकी 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियों को हमने देख लिया। अब आते हैं 4 और रह गई, हाँ, ये जो बाद में शामिल हुई। तो वहां 9वीं जो अनुसूची थी ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित थी। तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो अनुसूची शामिल हुई पहले संविधान संशोधन 1951 के बाद। अब 1951 में पहला संविधान संशोधन कैसे हो गया, यहाँ एक जानने वाली बात यह भी है। देखो, जो पहली संसद की बैठक हुई, या जो चुनाव हुए, चुनाव जब आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, फिर चुनाव होते हैं, और फिर पहली जो संसद की बैठक होती है वह तो 1952 में होती है। जब 1952 में पहली बैठक हो रही है तो यहाँ 1951 में पहला संविधान संशोधन कैसे हो गया भाई, संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास, संसद के पास। तो यहाँ आपको यह बताना है कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा 2 रूपों में काम करती थी।
एक तो संविधान सभा के रूप में काम करती थी, दूसरी संसद के रूप में काम करती थी। तो जब सभा के रूप में काम करती थी तो अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू, और जब संसद के रूप में काम करती थी तो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब। इसीलिए पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब। तो संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर साहब उस अध्यक्षता वाली कुर्सी पर बैठते थे, और उसी समय पहला संविधान संशोधन होता है और लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो 9वीं अनुसूची में डाले जाते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझे, और इस लाइन से संबंधित जितने तथ्य थे वो सारे तैयार। फिर देखो जो 10वीं होती है आपकी अनुसूची, यह आपकी दल बदल से संबंधित है। उस समय बड़े पैमाने पर होता यह डर था कि भाई जो दल बदल का प्रावधान 1985 का दौर था, वहां पर एक दल उठ करके सीधा दूसरे दल में चले जा रहे थे, व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं रहता था, चुनकर आते थे मान लीजिए कांग्रेस से और कुछ समय के बाद चले गए भाजपा में। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस दल बदल को, राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए क्या किया गया? 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। अब ये भैया जो 52वां संविधान संशोधन किया जाता है, इसके बाद से ये रोक तो लग जाती है दल बदल पर, लेकिन यहाँ एक नई समस्या निकल कर आ जाती है। वो नई समस्या ये थी कि अब बड़े बड़े दलों के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा जो दल, जैसे कुछ छोटे दल हुआ करते थे, मान लीजिए 25 सदस्य हैं, तो कुछ छोटे छोटे दल हुआ करते थे, वो छोटे छोटे दल उठ करके क्या होते थे? दूसरे दल में चले जाते थे। तो बड़े पैमाने पर होने लगा, क्या होने लगा? दल बदल प्रक्रिया रुकी नहीं। तो इसको रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया जाता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, और यहाँ एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि 2/3 मिनिमम जो है 2/3 सदस्य होंगे, जब जाएंगे तभी दल बदल आपका लागू होगा पार्टी के। ठीक है, और 2/3 से कम है तो आपके क्या होगे? आप अयोग्य घोषित हो जाओगे अगर आप पार्टी चेंज करते हो, दल बदल करते हो। तो ये आपका 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर 11 और 12 आपकी लोकल गवर्नमेंट से संबंधित हैं। जब 73वां संविधान संशोधन किया जा रहा था तो यह प्रावधान देखो, 73वें संविधान संशोधन के बाद में पंचायतों की बात की गई। अब पंचायतों की जब बात की जाएगी तो पंचायतों के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। किन विषयों पर पंचायतों को आप अधिकार दोगे? तो बोले अब बार बार विषय थोड़ी बताए जाएंगे, वो विषय हम शामिल कर देंगे कहां? 11वीं अनुसूची में ला करके। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे ही जब 74वां संविधान संशोधन हुआ, नगर निकायों के लिए, नगर पालिका के लिए प्रावधान किया गया, तो उससे संबंधित जो 18 विषय थे वो 12वीं अनुसूची में लाकर शामिल कर दिए गए। ऐसे ही आपकी 12 अनुसूची कंप्लीट होती हैं, भाग आपके 22 कंप्लीट हो गए। संविधान सभा का विकास हमने देख लिया। तो अब बताना यार, ये जो पूरा का पूरा जो आपको तैयार कराया गया, यहां समझाने की कोशिश की गई, वो आपको साथ के साथ याद हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर इसका ये देखना है कि ये रेलिवेंट है जो डिस्कस किया गया है, नहीं है, ये कैसे देखोगे? या तो आप एमसीक्यू लगा लो अपने स्तर पर, या आपके पास जो पीवाईक्यू हैं, या आपके पास पॉलिटी के जो भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस कहीं से भी हो, अब लगाकर देख लेना, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो 2-4 आपके बाहर जाते भी हैं वो फिर देख लेना यार, है ना। 100% तो कराया नहीं जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 95% प्लस आपको समझ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस आपको जो भी आपके पास मटेरियल है वो करके देख लेना, यहां से इस चीज की गारंटी है। ठीक है, चलो फिर इसको खत्म करते हैं। आगे जो हमने डिसाइड किया हुआ है जैसे, उसको हम कंप्लीट करेंगे टारगेट वाइज, जो जो पढ़ने को यहां दिया जाए। अब अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो यहां से वीडियो देखने के बाद इस चीज को पढ़ लेना जाकर के, लेकिन समय में आपको कंप्लीट करना है, उसी दिन कंप्लीट करना है। अगले दिन सोचोगे यार इधर उधर घूम लेते हैं, अगले दिन कंप्लीट करेंगे, तो रह जाएगा, फिर रह जाएगा। फिर 55 दिन है, 55 दिन की आपको वैल्यू समझ के चलनी पड़ेगी। नहीं वैल्यू अगर आपने समझी तो फिर बाद में यार आप पछताओगे, और कुछ नहीं, इतनी वैकेंसी आएंगी नहीं एक भी बार। अब ठीक, अब आप सीरियस होकर के लग जाओ। ठीक है, अभी तक अगर नहीं लगे हो तो अभी भी लग जाओ, बहुत समय है, पीटी यहां से निकाला जा सकता है। चलो फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप लोग फीडबैक देना, पहला दिन है, और पहले दिन में आपको क्या मजा आया कि नहीं आया, इतना बताना। ठीक।